हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म की, जो पॉजिटिविज्म का ही एक रूप है, या इसे भूगोल में जब कहा जाता है तो प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। जबकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका वियना सर्कल में आया था। वहाँ के वैज्ञानिकों ने पॉजिटिविज्म को ही लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहा था, यानी जो वहाँ के लोग थे, यानी इसके समर्थक थे, उनको क्या बोला था? तार्किक प्रत्यक्षवादी बोला था। जो बाद में जो है 1920 से 25 के आसपास जो इन्होंने प्रत्यक्षवाद को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया था, जिसमें एडोल्फ कार्नप जो है प्रमुख अग्रणी वैज्ञानिक भी थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म का, ये वियना सर्कल जो था, तो ये वियना सर्कल के समय ये फिलॉसफी में आया था, दर्शन में। ठीक, ये एक प्रकार का प्रत्यक्षवादी दर्शन है, सकारात्मक दर्शन है। ठीक, चाहे आप कहें कि भारत के संदर्भ में या चारवाक का दर्शन। ठीक, तो जो प्रत्यक्षवादी दर्शन थे, या जो प्रत्यक्षवादी थे, या जो प्रत्यक्षवाद का दर्शन था, ठीक, इसमें ये कॉन्सेप्ट था। चूँकि पहले ये समझ लीजिए, फिर कैसे लिखना है मेंस में, वो यहाँ पे हमने पूरा मेंशन कर दिया है। ठीक, तो जो फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट था कि प्रत्यक्षवाद, यानी कि ये पूरा टोटली किस पे बात करता था? सत्यता पे या तथ्य पे, यानी वे तथ्य जो हम मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकें। ठीक, ये केवल मूर्त तत्वों पे बल देता था, भावनात्मक का इसमें कोई रोल नहीं था तार्किक प्रत्यक्षवाद में। अब उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि कैसे ये तार्किक प्रत्यक्षवाद है, भूगोल में नहीं बल्कि अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, दर्शन में। ठीक, तो दर्शन में जो था कि उनका, जैसे आप सपोज की एग्जांपल ले लीजिए कि इस पूरे संसार का, तो संसार को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। ठीक, ये कौन बोल रहा है? क्या आपने देखा? नहीं देखा ना। यानी ईश्वर ने संसार को बनाया, क्या आपने देखा है? नहीं देखा। कैसे जाना? सुना है। तो यानी कि जो जिसने बताया आपको, क्या उसने देखा? नहीं, उसने भी किसी से सुना है। क्या इसके पहले जिसने बनाया उसने, क्या ईश्वर को किसी ने देखा है, या किसी ने उनसे पूछा है कि किसने बनाया ये संसार को? तो ये ना किसी ने पूछा है, ना उनको किसी ने देखा है। बस क्या होता है, अनुभूति करते हैं या अनुभव करते हैं। तो वहीं जो ये प्रत्यक्षवादी थे, कहें कि जो आपका अनुभव है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ, या दूसरा जो व्यक्ति है वो आपके भावनाओं या आपकी फीलिंग्स को कैसे समझ सकता है कि आप ईश्वर की फीलिंग कर रहे हैं अभी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थीं जो तार्किक प्रत्यक्षवाद को और बढ़ावा दिया, यानी कि दर्शन में तथ्यों को बढ़ावा दिया। तो यानी जो प्रत्यक्षवाद का संबंध है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक संबंध है, यानी विज्ञान से संबंध है इसका। जैसे विज्ञान में तथ्य क्या है, इसकी वो अन्वेषणा करता है, गवेषणा करता है, ना कि होने चाहिए या क्या होना चाहिए, इस पे वो नहीं करता है विज्ञान, बल्कि क्या है, यानी फैक्ट पे बात करता है। होने चाहिए या हो सकता है, इस पे बात नहीं करता विज्ञान। और यही पूरी तरह से आपका क्या है, तार्किक प्रत्यक्षवाद ही है। यानी कि भूगोल में वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी की बात किया, ना कि सब्जेक्टिविटी, यानी व्यक्तिपरकता की नहीं। तो वहीं ये कहता है प्रत्यक्षवाद कि, यानी प्रत्यक्षवाद के दर्शन में आप ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान है ये मूल्य स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है, यानी वस्तुपरकता होती है। ठीक, तो ये एक आप आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। एक इसके कॉन्सेप्ट को समझने का ये प्रयास यही है कि जो तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन है, ये दर्शन केवल तथ्यों पे जोर देता है, यानी कि यह भावनात्मक पहलू पे जोर नहीं देता है, बल्कि किस पे? मूर्त चीज़ों पे, यानी जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए इस दर्शन को इम्पीरियलिज्म भी कहा गया, यानी कि अनुभववाद भी कहा गया। ठीक, इधर अधिनायकवाद का विरोधी कहा जाता है, यानी जो प्रत्यक्षवाद है ये मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार भी प्रस्तुत करता है। ठीक, तो ये भी आप यहाँ पे लाइन जोड़ सकते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न है किस तरह से पूछा जा सकता है, 50 वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, और 150 वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, इसके बारे में समझाइए।
या 250 में भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक, या प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसको समझाइए। ठीक, तो व्यवहारवाद और आचरण परक या आचार परक दोनों एक ही चीज़ है, समझिएगा इसको। ठीक, तो ये बिहेवियरिज्म से टोटली भिन्न है। बिहेवियरिज्म में एक तरफ जहाँ व्यवहार की बात होती है, वहीं ये आपका पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि नहीं, हम व्यवहार और इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकते, बल्कि हमको फैक्ट चीज़ें आप बताइए जिसे हम देख के, जिसका लॉजिकली उसको हम एक निश्चितता तक पहुंच पाएँ। ठीक, तो ये आपका है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपको कैसे लिखना है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था, एक कहानी थी। मान लीजिए आपको नहीं आ रही है चीज़ें, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक, आप गणितीय विधि इसमें मत लिखिएगा, क्योंकि गणितीय विधि मात्रात्मक क्रांति में आ जाता है, जबकि यह प्रत्यक्षवाद जो था वो उसी का आधार दे रहा था। अभी गणित तो नहीं, लेकिन विज्ञान की बात कर रहा है कि विज्ञान जो है तथ्यों को मानता है, यह अनुभवों को नहीं मानता, भावनाओं को नहीं मानता है विज्ञान। तो विज्ञान की जो भाषा है, ये भाषा और विधि इसकी एक ही होती है। इसमें अंतर उनके अध्ययन की जाने वाली वस्तुओं का होता है, उनकी विधि या भाषा का विज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तार्किक प्रत्यक्षवाद। अब यहाँ पे देखिए जो लाइन बाय लाइन लिखा गया है, इसको आप पढ़ते चलिए। 3 से 4 पेजेस में कंप्लीट किए। ये 250 से 300 वर्ड है। ठीक, तो जब आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे अपने दिमाग में, तो आसानी से 250, 300, 400 वर्ड भी आप लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको ले करके आप उसका डिटेल करते जाइए। चलिए यहाँ पे देखिए, भूगोल में इस संकल्पना को स्थापित करने का श्रेय वैज्ञानिक समाजशास्त्री हैं। कौन है? अगस्टस काम्टे। 1830 से 42 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। इन्होंने प्रत्यक्षवाद के दर्शन को अपनी 4 खंड वाली पुस्तक सकारात्मक दर्शन, पॉजिटिव फिलॉसफी में प्रस्तुत किया। यानी कि भूगोल में इस संकल्पना को स्थापित करने का श्रेय अगस्टस काम्टे को जाता है, जिन्होंने अपनी किताब जो 4 खंडों में प्रकाशित थी, सकारात्मक दर्शन, उसी में प्रत्यक्षवाद की संकल्पना को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने क्या बताया? इस किताब में उन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन के बारे में क्या लिखा? उन्होंने बोला कि प्राकृतिक तत्वों की तरह ही सामाजिक तत्वों को भी सामान्य नियमों द्वारा समझा जा सकता है। अर्थात कि उन्होंने ये बताया कि जो नेचुरल साइंस है या जो नेचर है, नेचर को भी सामाजिक तत्वों की तरह ही नॉर्मल जो रूल्स हैं, लॉ हैं, उसके अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दर्शन को यह विश्वास है कि विज्ञान का संबंध केवल अनुभविक तथ्यों से होता है। वे तथ्य जिनको मानव इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, क्योंकि वे मूर्त होते हैं, भावनात्मक नहीं होते हैं, यानी भावात्मक वे तत्व नहीं होते हैं। यदि भावात्मक होंगे तो वो आप जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों की खोज करते हैं, उसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान करके हमें सामाजिक नियमों को खोजना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये प्रत्यक्षवादी बोलते हैं। यानी जो प्रत्यक्षवाद के समर्थक हैं, इस दर्शन के समर्थक जो हैं, उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से साइंस में हम लोग रिसर्च करते हैं और अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग लॉ लाते हैं, उसी तरह से हम लोग सोशल में भी, यानी सोशल साइंस में भी, सामाजिक विज्ञानों में भी इन नियमों को हमें खोजना चाहिए रिसर्च के द्वारा। ठीक, तो आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे यहाँ पे देखिए, ये जो संकल्पना थी, इस संकल्पना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। यानी फ्रांसीसी क्रांति आई लगभग 1830 के दशक में, उसी समय इस प्रत्यक्षवादी दर्शन का विकास होता है। यानी फ्रांसीसी क्रांति से लोगों में असंतोष फैल गया था, और असंतोष के बाद लोगों को, यानी कि जो प्रत्यक्षवादी वियना सर्किल होता है, फिर उसी समय ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस दर्शन या इस संकल्पना का विकास हुआ, और अगस्टस काम्टे महोदय ने
यहाँ पे सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया नहीं, उन्होंने ही बताया कि विज्ञानों के विकास के क्रम में प्रारंभ से अंत तक जो ईश्वरीय ज्ञान यानी कि धार्मिक, इसको आप ईश्वरीय ज्ञान या धार्मिक भी कर सकते हैं, ठीक। ईश्वरीय ज्ञान या धार्मिक, तत्व मीमांसा या मानव मूलक, यानी कि जो मानव ज्ञानेंद्रियों की समझ से बाहर के तत्व हैं उनको इन्होंने तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिकल या कल्पना मूलक के अंतर्गत शामिल किया। तीसरा इन्होंने अनुभाविक या सकारात्मक, तो अनुभाविक अवस्था या सकारात्मक में इन्होंने ये बोला कि यह पर्यवेक्षण योग्य तत्वों का कैजुअल यानी कि कारात्मक संबंध ज्ञात किया जाता है, और यह क्या है, विज्ञान के विकास की यही जो है अंतिम अनुभवी अवस्था प्रत्यक्षवादी है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? लगभग 1789 में, ठीक। इससे पूर्व ही फ्रांसीसी समाज को बदलने के लिए एक काल्पनिक और अव्यवहारिक विचार जिसे नकारात्मक दर्शन कहा जाता था, इसका उल्टा जो वास्तविक मूर्त भौतिक तथ्यों को ही वैज्ञानिक मानता था, उसी को प्रत्यक्षवादी समाज ने कल्पनाओं से परहेज करेगा, और प्रत्यक्षवाद ने विज्ञान को धर्म तथा बाइबिल से यहाँ पे मुक्त कर दिया, ठीक। तो ये तो अलग चीज़ें हैं, इसको भी आप उसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये भी आपका प्रत्यक्षवादी दर्शन का एक रूप है। अब देखिए यहाँ पे आप ईश्वरीय ज्ञान, कल्पना मूलक और अनुभवी, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख भी सकते हैं कि किस तरह से प्रत्यक्षवाद धर्म को या ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानता है। कल्पना मूलक या तत्व मीमांसा यानी कि जो मानव ज्ञानेंद्रियों की समझ से बाहर है उन तत्वों को भी ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी जो मेटाफिजिकल कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुभाविक सकारात्मक अवस्थाएं, तो इसमें इन्होंने ये माना कि जो एम्पिरिकल स्टेज होती है उसी समय ये माने कि इसमें पर्यवेक्षण के योग्य तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका पर्यवेक्षण कर सकते हैं, ठीक। तो आप डायरेक्ट यही 3 पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा कि कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के संबंध में इन 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं का जिक्र किया, और इसी से आपका पूरा नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें। अलग अलग विद्वानों ने प्रत्यक्षवाद को अपने अनुसार परिभाषित किया। प्रत्यक्षवाद की जो चरम अवस्था ही तार्किक प्रत्यक्षवाद है, ध्यान रखिएगा, जिसे वियना सर्किल में कुछ प्रमुख दार्शनिकों द्वारा कहा गया, जिसमें प्रमुख रूप से एडोल्फ कार्नप थे। एडोल्फ कार्नप का मानना था, इन्होंने ये माना कि वियना सर्किल ने जो दर्शन था यानी दर्शन विज्ञान जो था, इसके लिए कुछ नियम बनाए थे। तो आप यहाँ से नियम भी नोट कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे हमने प्रत्यक्षवाद के महत्वपूर्ण पॉइंट में उसको कोट कर दिया है, ठीक। तो यहाँ से आप ये जानिए कि जो तार्किक प्रत्यक्षवादी थे या प्रत्यक्षवादी थे, जिसमें प्रमुख रूप से एडोल्फ कार्नप महोदय, इन्होंने ये बोला कि जो ज्ञान है ये जीवन मूल्य स्वतंत्र होना चाहिए। हाइपोथेसिस के बारे में इन्होंने बोला कि हाइपोथेसिस तब कहलाती है जब तक उसका परीक्षण न हुआ हो। सिद्धांत कुछ साक्ष्यों से प्रमाणित संकल्पनाओं की ही एक संरचना होती है, ठीक। इन्होंने ये बोला कि ज्ञान प्राप्ति की एक ही विधि है, वो है परिकल्पनात्मक निगमन विधि, जबकि मस्तिष्क के तर्क से जो पूर्व ज्ञात तथ्य थे उसके आधार पर किसी प्रश्न के उत्तर ढूंढना, ये क्या है, परिकल्पना है। इन्होंने अनुभाविक साक्ष्यों को भी समर्थन दिया, ठीक। और कब ये वियना सर्किल में सारी बातें चल रही हैं, ठीक। ज्ञान तत्व मीमांसा युक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्ञान जो है कल्पना मूलक नहीं होना चाहिए। कल्पना मूलक यानी कि काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ज्ञान को क्या होना चाहिए, इन सबसे मुक्त होना चाहिए। तो परिकल्पना का परीक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये कार्नप का था। तो आप चाहे कार्नप के बारे में यहाँ पे लिख दीजिए कि इसने वियना सर्किल में ये कॉन्सेप्ट दिया। ये नहीं लिखेंगे तो आगे आपको प्रत्यक्षवाद के बारे में मुख्य बिंदुओं में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। तो इतना ही ज़्यादा सही है। जब आपसे 50 वर्ड में पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे प्रत्यक्षवादी दर्शन की संस्थापना का श्रेय किसको जाता है, और प्रत्यक्षवादी दर्शन क्या है, ठीक। किसके अनुसार लिखेंगे, अगस्टस कॉम्टे के अनुसार लिखेंगे। यदि दे दिया तार्किक प्रत्यक्षवादी, तो इसी को लिख के आप नीचे यहाँ पे लिखिए कि प्रत्यक्षवाद को ही दर्शन शास्त्र में तार्किक प्रत्यक्षवादी कहा गया है, तार्किक प्रत्यक्षवाद कहा गया है, जो
वियना सर्कल के समय आया था। यानी यह जो कॉन्सेप्ट है, यह संकल्पना वियना सर्कल के समय आई थी। ठीक, और ये भी आप उसमें डाल दीजिए कि जो प्रत्यक्षवाद है यह विज्ञान पर ही आधारित है, यानी कि यह तथ्यों की बात करता है, न कि भावनाओं की। यह मूर्त पे बल देता है, भावात्मक पे नहीं। यानी उन चीज़ों पे ये बल देता है जिसको हम इंद्रियों द्वारा परख सकते हैं, जांच सकते हैं, न कि उन अनुभवों, उन भावनाओं को। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेगरी, देखिए कुछ विद्वानों के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लिख देंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रेगरी की पुस्तक है आइडियोलॉजी साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद की कहा कि प्रत्यक्षवाद मानव भूगोल में प्रादेशिक प्रतिरूप के निर्माण, पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन में मानव अभिकरण की भूमिका निभाता है। यही अमेरिकी भूगोलवेत्ता जॉनस्टन ने क्या बोला कि इनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ये आप देखिए आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। तो इन्होंने उसमें प्रत्यक्षवाद के बारे में कहा कि प्रत्यक्षवाद की तुलना इन्होंने मानववादी और संरचनात्मकवादी विचारधारा से किया, और इस विचारधारा से ये तुलना करते हुए इन्होंने इस प्रक्रिया को या इस उपागम को गति प्रदान की। ठीक, उसके बाद देखिए प्रत्यक्षवाद के विकास का, जो वास्तविक विकास का श्रेय है, ये वास्तविक रूप से हार्वे को जाता है, जिन्होंने होली के साथ मिलकर भूगोल के प्रत्यक्षवाद से संबंधित प्रमुख 10 निबंधों को अपनी पुस्तक थीम्स इन ज्योग्राफिक थॉट में प्रकाशित किया। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दर्शन है जो मानव मस्तिष्क पर आधारित वास्तविकता की विचारधारा व आदर्शवाद का विरोधी है। यानी कि यह वास्तविकता की विचारधारा का समर्थक और आदर्शवाद का विरोधी है। प्रत्यक्षवादी क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि नैतिक आदर्श जैसे मूल्यों, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, सौंदर्य बोध आदि का परीक्षण संभव नहीं किया जा सकता। अतः हमें इस प्रकार के मानकीय प्रश्नों से दूर रहना चाहिए। अंततः यानी सारांशतः प्रत्यक्षवादी कल्पनामूलक प्रश्नों को वैज्ञानिक रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए 3 कॉन्सेप्ट था, ईश्वरवादी, कल्पनामूलक और अनुभववाद या सकारात्मक दर्शन। इन्हीं तीनों में आप लिख सकते हैं ईश्वरीय ज्ञान पे विश्वास नहीं करते। कैसे? क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान या जो धार्मिक ज्ञान है वो किसी ने देखा नहीं, न किसी ने सुना, किसी ने देखा नहीं, न किसी ने उसका परीक्षण किया, बल्कि ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। सुनी सुनाई बातों पर प्रत्यक्षवाद विश्वास नहीं करता है। ठीक, कल्पनामूलक में देखिए प्रत्यक्षवादी कल्पनामूलक प्रश्नों को वैज्ञानिक रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के, यदि नैतिक आदर्शों को देखें तो यह भी एक प्रकार का कल्पनामूलक प्रश्न है। जैसे मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, सौंदर्यबोध आदि का परीक्षण हम वैज्ञानिक तथ्यों से नहीं कर सकते हैं, विज्ञान से नहीं कर सकते हैं। अतः प्रत्यक्षवाद कहता है कि हमको इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रत्यक्षवादी जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करते हैं कि प्रत्यक्षवाद का जो दर्शन है इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पे बल दिया जाता है, और इसी के अनुसार जो है यहाँ पे प्रत्यक्षवादी जो है इसी को फॉलो करते थे कि ये मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अनुसंधान को संभव मानते हैं। यानी कि कोई भी कार्य है, जो प्रत्यक्षवादी मानते थे कि वह मूल्य स्वतंत्र होना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, वस्तुनिष्ठता हो। ठीक, तभी जो है वह स्पष्टतः सत्य या तथ्यों पर आधारित हो पाएगा। प्रत्यक्षवाद के अनुसार सभी समस्याओं का तकनीकी हल है। यानी जो प्रत्यक्षवाद कहता है कि हमें जो है जो भी समस्याएं मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, उन सब का क्या है, एक प्रकार का तकनीकी हल है, वैज्ञानिक हल है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो भी समस्याएं हैं उनका कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। तो ये प्रत्यक्षवाद कहता है कि सभी समस्याओं का तकनीकी हल है। वैज्ञानिक प्रक्रिया स्वयं वास्तविकता का रूप निर्धारित करती है। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो आपके सामने सारी चीज़ें की जाती है और आप उसको देख सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं, सारा चीज़ वो आप कर सकते हैं। ठीक, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है यह स्वयं वास्तविकता के रूप को निर्धारित करती है। अगला देखिए, इसमें अध्ययन हेतु सकारात्मक उपागम उपयोगी है। यानी कि जो वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद का दर्शन है इसका अध्ययन जो है सकारात्मक उपागम के द्वारा ही किया जाए, यानी पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा
उपयोगी है या उससे किया जा सकता है। अगला देखिए, प्रत्यक्षवाद के समर्थक कल्पनामूलक प्रश्नों को अवैज्ञानिक मानते हैं। ठीक, यथार्थ ज्ञान केवल वास्तविक अवस्थाओं के मौलिक अवलोकन से प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये जो प्रत्यक्षवादी मानते हैं। तो भूगोल में भी आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था या उसके पहले की हम लोग बात करें, चूँकि प्रत्यक्षवाद का जो दर्शन है या जो ये कॉन्सेप्ट है ये लगभग 19वीं सदी के आसपास आया। ठीक, क्योंकि उस समय जो है देखा जाए तो भूगोल में जो है ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक नियमों या जो कल्पनामूलक प्रश्नों की ही बहुलता थी, लेकिन जैसे ही प्रत्यक्षवाद आता है इसमें ये कमी करता है। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद की किन आधारों पर आलोचना होती है। पहला तो ये कि प्रत्यक्षवादी विज्ञान की एकता में अति विश्वास रखते थे। देखिए, जो आपकी फीलिंग्स है, ठीक, फीलिंग्स ये महत्वपूर्ण पार्ट है एक इस संसार का, या जो किसी भी विषय का जो भावनात्मक पहलू है। मैथमेटिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्षवाद क्या है, हमें भूगोल में पढ़ना है, और जो भूगोल जो है ये सामाजिक विज्ञानों का विषय है। ठीक, ये दोनों का विषय के अंतर्गत आता है। इसलिए भूगोल में जैसे आपका सांस्कृतिक भूगोल हो गया और सामाजिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, ठीक, या मानव भूगोल हो गया, इन सभी को आप विज्ञानों के द्वारा माप नहीं सकते हैं। ठीक, बल्कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, आप उसे जो है वैज्ञानिकता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो जबकि प्रत्यक्षवादी ये कहते थे कि सारा जो है, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी चाहे कुछ भी हो, उससे उनको मतलब नहीं है, सब चीज़ वो क्या करेंगे, वैज्ञानिक रूपों से उसको प्रदर्शित करेंगे। तो यही उनका क्या था, अतिविश्वास था। तो अतिविश्वास भी एक प्रकार का नुकसान ही है किसी भी चीज़ के लिए। वे मानते थे, यानी जो प्रत्यक्षवादी वे क्या मानते हैं कि समाज जो है विज्ञान की एकता की भावना को विकसित करने में असमर्थ है, जो गलत है। कि समाज जो है ये विज्ञान की एकता की भावना को विकसित करने में असमर्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप समाज में देखते भी हैं कि वैज्ञानिकता है। जो उच्च विकसित समाज है, या आप चाहे यूरोपियन कंट्री की बात करें, अमेरिकन कंट्री की बात करें, ठीक, या भारतीय संदर्भ में बात करें, तो यहाँ के जो समाज है वहाँ पे वैज्ञानिकता है। ठीक, जबकि प्रत्यक्षवाद कहता है कि वैज्ञानिकता उत्पन्न करने में असमर्थ है, जो कि ये चीज़ें गलत बोल रहा है। ठीक, अगला देखिए, प्रत्यक्षवादी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग मानते हैं। उनका यह मानना भी गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का संबंध मानव से है, जो कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसके पास पर्याप्त विवेकपूर्ण क्षमता का मस्तिष्क भी है। अब यहाँ से समझिएगा कि जो प्रत्यक्षवादी थे, इनका ये मानना था, आपने वो आगे देखा भी, कि जो प्राकृतिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, जबकि दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही है, या एक दूसरे के पहलू आप मान सकते हैं, पूरक मान सकते हैं। क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है ये पूरी तरह से, इसका संबंध किससे है, मानव से है। और जो वैज्ञानिक या जो प्रत्यक्षवादी ये भी क्या है, मानव ही तो है भाई। जो प्रत्यक्षवादी हैं जिन्होंने ये बोला कि जो नेचुरल साइंस है और सोशल साइंस है दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, जबकि जो सोशल साइंस है उसी का तो कर्ता धर्ता या उसी के अंतर्गत तो मानव आएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में ही तो मानव का अध्ययन किया जाएगा। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है इसका संबंध मानव से है, और चूंकि मानव कोई वस्तु नहीं है कि जिसे आप जो है जब चाहेंगे माप लेंगे, तौल लेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मानव के अंदर भावनात्मक पहलू भी है और वैज्ञानिक पहलू भी है। ठीक, तो एक तरफ यानी कि एक ही व्यक्ति यानी मानव के अंदर ही नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। ठीक, तो वहीं ये कहता है कि मानव बल्कि उसके पास क्या पर्याप्त विवेकपूर्ण क्षमता वाला मस्तिष्क भी है, जिससे वो क्या करेगा कि वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाएगा, विज्ञान को प्रदर्शित करेगा, प्रेक्षण करेगा उसका। ठीक, तो इन आधारों पे आप इसे कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद था ये इन चीज़ों की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अगला देखिए, प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञान में मानवीय इरादों जैसे भावनाओं, विश्वास, कल्पना शक्ति को नहीं मानता था, क्योंकि इनकी गणना या जांच नहीं संभव है, जो कि गलत है। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवाद आपने देखा ही आगे कि यह
भावनात्मक पहलू को जोर नहीं देता, जबकि यह गलत है, क्योंकि किसी भी समाज या किसी भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए आप रोबोट तो बना लिए, लेकिन जैसे यदि प्रत्यक्षवाद की हम लोग बात करें एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने रोबोट तो बना लिया, लेकिन वह मानव की तरह हाड़ मांस शरीर वाला रोबोट नहीं विकसित कर पाया, उसमें जान स्वयं का जान नहीं डाल सका, ठीक, स्वयं का जीवन उसमें नहीं दे सका जो वर्तमान मनुष्य के अंदर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान और नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही तथ्य के दो पहलू हैं या दो रूप हैं आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल आपका यहाँ पे हो गया प्रत्यक्षवाद। कैसे आपको लिखना है ये भी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब आप ड्राफ्टिंग वगैरह करेंगे तो ड्राफ्टिंग में आप इस तरह से कर लीजिए कि प्रत्यक्षवाद क्या है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसने विकसित किया, यहीं पे आप ये भी जोड़ दीजिए। जबकि वास्तविक विकास का जो श्रेय है ये हार्वे को जाता है, जिसने चोरली के साथ मिलकर इस पर 10 निबंधों को अपनी पुस्तक थीम्स इन ज्योग्राफी थॉट में प्रदर्शित किया, ठीक। तो ये आप लिख देंगे तो ये फैक्ट हो जाएगा इसके बारे में इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि प्रत्यक्षवाद चाहता क्या है भाई, ठीक। यदि आप उन जो पॉइंट्स की हमने बात की कि मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वैज्ञानिकता पे जोर देता है, इसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए, ठीक। और बता दीजिए कि यह अनुभववाद भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है और प्रत्यक्षवाद है ये दोनों अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आपके पास एच.जी. कौशिक की अगर बुक हो तो आप उसमें देखिएगा प्रत्यक्षवाद के बारे में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी जहाँ पे लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात हुई है कि उन्होंने भी बात किया वियना सर्किल में। तो यदि आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म सर्च भी करेंगे तो आपको किस में मिलेगा, फिलॉसफी वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा। जबकि हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना, ना कि फिलॉसफी में। हमको दर्शन में नहीं जाना, बल्कि हमको भूगोल के संदर्भ में उसको प्रदर्शित करना है, ठीक। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट इस तरह के होते हैं, जैसे आपका जो व्यवहारवाद है, प्रत्यक्षवाद हो गया, ठीक, या जो आपका संभावितवाद है, नियतिवाद है, तो इन कई चीज़ें जो है इसमें आप शामिल कर सकते हैं जो अन्य विषयों में भी है जिनका कॉन्सेप्ट, ठीक। तो जो अलग अलग विषय हैं वो अलग अलग संदर्भों में लिए जाते हैं, तो इसलिए आप दर्शन में मत जाइएगा बहुत ज़्यादा, बस ये जानिएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है। चूँकि इनकी पुस्तक ही देखिए फिलॉसफी की है, पॉजिटिव फिलॉसफी की, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।